न्याय नहीं हो सकता। यह एक ऐसा विषय है जिसमें दलित वर्गों की गहरी रुचि है और वे इसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय मानते हैं। अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षोपायों के रूप में हम चाहते हैं कि बहुसंख्यकों के कुशासन से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार को प्रांतीय बहुसंख्यकों पर प्रभावी अंकुश लगाया जाना चाहिए। भारतीय होने के नाते भारतीय राष्ट्रवाद में मेरी गहरी रुचि है। मैं यह स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूँ कि एक आत्म शासन प्रणाली में मेरा अटूट विश्वास है। इसमें किसी प्रकार के विघ्न की बात मुझे विचलित कर देती है। भारतीय राष्ट्र के निर्माण में एकात्मक शासन प्रणाली की जबरदस्त भूमिका रही है। एकीकरण की प्रक्रिया जो एकीकृत शासन प्रणाली के कारण आरंभ हुई, अभी तक पूरी नहीं हुई है और निर्माण कार्य में और इस प्रक्रिया की पूरी होने से पहले इस शक्तिशाली प्रणाली को समाप्त करना अनुचित होगा। तथापि जिस रूप में इस प्रश्न को प्रस्तुत किया गया है इसका मात्र एक सैद्धांतिक महत्व है और यदि यह सिद्ध कर दिया जाए कि स्थानीय स्वायत्तता एकात्मक शासन प्रणाली के प्रतिकूल नहीं है तो मैं संघीय शासन प्रणाली पर विचार करने तैयार हूँ। महोदय, दलित वर्गों के प्रतिनिधि के रूप में उनकी ओर से मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है। भारतीय होने के नाते मैं आपकी अनुमति से एक दो शब्दों में यह बताना चाहता हूँ कि हम किसी स्थिति में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस संबंध में इतनी बातें कही गई हैं कि उसकी गंभीरता के संबंध में मैं आगे कुछ नहीं कहना चाहता। यद्यपि मैं इस आंदोलन का मूक दर्शक नहीं हूँ, इस संबंध में मैं यह जानना चाहता हूँ क्या हम समस्या के समाधान के लिए सही दिशा में जा रहे हैं। उसका समाधान केवल इस पर निर्भर करेगा कि ब्रिटिश प्रतिनिधि मंडल के सदस्य क्या रुख अपनाते हैं। मैं उनसे केवल यही कहना चाहूंगा कि उन्हें तय करना है कि समस्या का समझौते से करना है अथवा बल प्रयोग से, क्योंकि यह केवल उन्हीं की जिम्मेदारी है जो बल प्रयोग करना चाहते हैं और जिन्हें विश्वास है कि इसमें स्थिति सुधरेगी, इससे स्थिति सुधरेगी। मैं उन्हें राजनीतिक दर्शन के महान विद्वान एडमंड वर्क के स्मरणीय शब्दों को याद दिलाना चाहता हूं। जब अंग्रेजी राष्ट्र अमेरिकी उपनिवेशों की समस्या को सामना कर रहा था तो उन्होंने कहा था, बल प्रयोग से समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं होता है। यह नीति थोड़ी देर के लिए तो सफल हो सकती है किंतु इससे पुनः दमन की जरूरत समाप्त नहीं होती। जिस राष्ट्र को बार बार जीतना पड़े उस पर शासन नहीं किया जा सकता। दमन से अनिश्चय की स्थिति समाप्त नहीं होती। दमन से हमेशा आतंक पैदा नहीं होता। शस्त्र और सेना से विजय नहीं होती। यदि आप सफल नहीं होते तो कोई विकल्प शेष नहीं रहता। समझौते की कोई आशा नहीं बचती। सत्ता और प्राधिकार कभी कभी दयालुता दिखाकर प्राप्त किए जा सकते हैं किंतु उन्हें निरुपाय और पराजित हिंसा द्वारा भिक्षा के रूप में कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता। शक्ति के बल पर समस्या के समाधान के विरुद्ध यह भी आपत्ति है कि उससे जिस चीज को सुरक्षित करने के प्रयास किए जाते हैं वह विकृत हो जाती है। जनता की वफादारी को जीतने के लिए लड़ाई की जाती है, वह प्राप्त नहीं होती अपितु हाथ लगाती है निंदा, अवज्ञा, विनाश। आप सभी जानते हैं कि यह कितनी मूल्यवान और अच्छी सलाह दी थी। आपने इस सलाह को माना नहीं और इसके लिए आपको अमेरिका महाद्वीप से हाथ धोना पड़ा। आपने जब इसे माना तो इससे आपका भला हुआ। शेष डोमिनियन आपके साथ है। जो लोग समझौते की नीति अपनाना चाहते हैं उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूं कि एक ऐसी धारणा बन गई कि प्रतिनिधि मंडलों के सदस्यों को यहाँ डोमिनियन स्टेट्स के पक्ष और विपक्ष में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। जिस पक्ष का पलड़ा भारी रहेगा डोमिनियन स्टेट्स देना अथवा ना देना उस पर निर्भर करेगा। जो लोग तर्क वितर्क के लिए तैयार हो रहे हैं मैं उनसे पूरे आदर के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय पर तर्क के सूत्र के आधार पर निर्णय करने से बड़ी और कोई भूल नहीं हो सकती। मेरा तार्किकों के साथ कोई झगड़ा नहीं है किंतु मैं उन्हें चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि वे अपने निष्कर्षों के लिए सही तर्कों का चयन नहीं करेंगे तो निश्चय ही उसके विनाशकारी परिणाम होंगे। मुझे भय है कि इस बात को पूरी तरह से महसूस नहीं किया जा रहा है कि देश की वर्तमान मानसिकता को देखते हुए ऐसा कोई संविधान सफल नहीं होगा जो अधिकांश जनता को मानना हो। वह दिन चले गए जब आप जैसा भी निर्णय लेते थे भारत उसे मान लेता था। अब अब वह समय
कभी वापस नहीं आएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका संविधान मानो तो आप उसे तर्क पर नहीं, जनता की सहमति के आधार पर बनाएं। 2, पूर्ण सम्मेलन की समिति। उप समिति संख्या 1 ब्रैकेट संघीय संरचना ब्रैकेट बंद के अंतरिम प्रतिवेदन पर टिप्पणियां 16 दिसंबर 1930। डॉक्टर अंबेडकर। मेरे मित्र श्री जोशी ने बैठक स्थगित होने से पहले जो मुद्दा रखा था कि मैं उसे उठाना चाहता हूं। इस उप समिति के सभापति के रूप में लॉर्ड चांसलर ने कुछ सदस्यों को इन बातों पर अपने विचार पेश करने के लिए आमंत्रित किया था और मुझे सहित कुछ सदस्यों ने उप समिति के सभापति को एक पत्र भेजा था जिसमें यह इच्छा व्यक्त की गई थी कि इस पत्र को उप समिति के विचारार्थ रखा जाए। मुझे इस प्रतिवेदन में उस पत्र का कहीं कोई उल्लेख नहीं मिला और लॉर्ड सैंकी ने मुझे सूचित किया है कि पत्र को उप समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, बल्कि महोदय उसे प्रधानमंत्री के रूप में आपके पास भेजा दिया गया है। मेरे विचार से ऐसा करना उचित नहीं था। यह पत्र उप समिति के सभापति को उप समिति के प्रयोग के लिए भेजा गया था और इसमें संघ के प्रश्न पर हमारे कुछ निश्चित विचारों को व्यक्त किया गया था। मुझे यह बात कहने के लिए बाध्य होना पड़ा है क्योंकि मेरे विचार से यह प्रतिवेदन जिस प्रकार से तैयार किया गया है वह पत्र में व्यक्त सिद्धांतों के एकदम विपरीत है। हमें बाद में किसी समय इस प्रश्न पर पूरी तरह चर्चा करवानी होगी और मैं जानना चाहता हूं कि लॉर्ड चांसलर इस संबंध में क्या कदम उठाना चाहते हैं। लॉर्ड सैंकी। मैं डॉक्टर अंबेडकर का आभारी हूं कि उन्होंने यह मुद्दा उठाया क्योंकि मैं भी इस मुद्दे को उठाना चाहता था। इससे मुझे अपनी बात कहने का अवसर मिल गया है। मुझे यह बात आरंभ में ही कह देनी चाहिए थी। इस बारे में यह पूरी तस्वीर नहीं है। शीघ्र ही आपको पूरी वस्तुत स्थिति से अवगत कराया जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर, मैं आपकी सहायता चाहूंगा। जहां तक पत्र का प्रश्न है, आपने यह पत्र मुझे भेजा था, मैंने उस पर पूरी सावधानी से विचार किया। जब हम मद संख्या 6 को लेंगे तब इस पर विचार करना उचित होगा। डॉक्टर अंबेडकर, मैं केवल यह पूछना चाहता हूं कि क्या आप उस पत्र को समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे? आप उस पत्र को समिति के समक्ष कब प्रस्तुत करेंगे? इसका निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूं। लॉर्ड सैंकी। डॉक्टर अंबेडकर, मैं न केवल आपका पत्र समिति के समक्ष रखूंगा बल्कि मैं स्वयं उसकी ओर समिति का ध्यान आकर्षित करूंगा। डॉक्टर अंबेडकर, मैं आपका आभारी हूं। मेरे लिए यही पर्याप्त है। लॉर्ड सैंकी, एक क्षण रुकिए, मैंने अपनी बात अभी समाप्त नहीं की। जब आप मेरी आयु के हो जाएंगे आप भी इतनी शीघ्रता नहीं करेंगे। मैं चाहता हूं कि इस कार्य को स्वयं करने के स्थान पर मैं उन भद्र व्यक्तियों को जिन्होंने यह पत्र प्रस्तुत किया है को आमंत्रित करूं कि वे आकर यह कार्य करें। यदि यह कार्य मैं करूंगा तो मैं इसे इतनी अच्छी तरह नहीं कर सकूंगा जितनी अच्छी तरह आप इसे कर सकेंगे, किंतु मैं इसे करूंगा। पत्र की हर बात पर विचार किया जाना चाहिए, किंतु इस पर विचार करने का समय यह नहीं है। जब हम मद संख्या 6 पर चर्चा करेंगे तब उस पर विचार किया जाएगा। गवर्नर जनरल की विशेष शक्तियों संबंधी प्रतिवेदन के पैरा 16 पर टिप्पणियां। डॉक्टर अंबेडकर, महोदय, इससे पहले कि आप अपनी बात कहना आरंभ करें, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जनता के किस वर्ग के हितों के संबंध में घोर पूर्वाग्रह से बचने के लिए गवर्नर जनरल को हस्तक्षेप की जो शक्ति प्रदान की गई उसे बने रहने दिया जाए। इसके लिए संविधान में कनाडा के संविधान की धारा 93 के अनुरूप शक्ति का प्रावधान किया जाए। लेफ्टिनेंट कर्नल गिडने, महोदय, ऐसे मामलों में गवर्नर जनरल की शक्ति के संबंध में जो बात डॉक्टर अंबेडकर ने कही है मैं उससे सहमत हूं और उसका पूरा समर्थन करता हूं। अध्यक्ष, पैरा 34। अब कर्नल गिडने,
अपने विचार व्यक्त करेंगे। लेफ्टी कर्नल गन्ने, मैं इस पैरा के संबंध में एक टिप्पणी करना चाहूंगा और इसे मैं पैरा 29 के संदर्भ में पढ़ना चाहूंगा, जहां पैरा 29 में ऊपरी सदन में विभिन्न समुदाय के प्रतिनिधित्व का अनुमान लगाने के लिए जनसंख्या के अनुपात को देखा जाता है। पैरा 34 में संभव शब्द का प्रयोग किया गया है। उससे अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के द्वार और भी बंद हो जाते हैं और ऊपरी सदन में उनका एक भी प्रतिनिधि नहीं होगा। मेरा सुझाव है कि इस पैरे से संभव शब्द हटा दिया जाए और उसके बाद के शब्द और निचले सदन में निश्चित रूप से का भी लोप किया जाए। यह संशोधित पैरा इस प्रकार से होगा: दोनों सदनों में प्रतिनिधि के लिए प्रावधान किया जाए, चाहे यह प्रतिनिधित्व कितना ही कम क्यों ना हो। मेरे विचार से ऊपरी सदन में प्रत्येक समुदाय को प्रतिनिधित्व मिलना ही चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर, मैं कर्नल की नई बात से सहमत हूं। पैरा 34 संघीय विधान मंडल में विशेष हितों के और सम्राट के प्रतिनिधि के संबंध में है। 3 उप समिति संख्या 2 प्रांतीय संविधान, प्रथम बैठक 4 दिसंबर 1930। डॉक्टर अम्बेडकर, मैं अपने विचार 3 शीर्षकों के अंतर्गत रखूंगा, यथा नंबर 1 प्रांतीय स्वतंत्रता, नंबर 2 प्रांतों में उत्तरदायित्व, नंबर 3 प्रांतीय सेवाएं। मैं प्रांतीय स्वायत्तता और प्रांतीय सेवाओं को पृथक पृथक मानता हूं। प्रांतीय स्वायत्तता के प्रश्न से प्रांतीय कार्यपालिका और विधायिका बनाम केंद्र सरकार और केंद्रीय विधानमंडल के संबंधों की परिभाषा का प्रश्न उठता है। पहली बात यह है कि कुछ लोगों का विचार है कि अब समय आ गया है कि जब प्रांतीय सरकारों को परिस्थितियों के अनुरूप पूर्ण स्वायत्तता दे दी जानी चाहिए और केंद्र सरकार के वर्तमान नियंत्रण से मुक्त कर दिया जाना चाहिए। महोदय, इस संबंध में मैं अपना यह विचार व्यक्त किए बिना नहीं रह सकता कि इस सम्मेलन में मैं जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं उनका तथा समूचे भारत के हितों और विशेष रूप से मेहनतकश वर्गों की विचारधारा यह है कि प्रांतों की स्वायत्तता देने के लिए भविष्य में नए संविधान के निर्माण के समय हमें उन तथ्यों को ध्यान में रखना होगा जो प्रांतीय स्वायत्तता में बाधक सिद्ध हो सकते हैं। प्रांतीय स्वायत्तता में सबसे पहला बाधक तत्व यह है कि इससे प्रांतीय स्वरूप के ऐसे प्रश्नों के अंतर्गत होना चाहिए जो प्रांतीय होने के साथ साथ अखिल भारतीय स्वरूप के भी हो। ऐसे विषयों के बारे में प्रांतों को तो अधिकार होने चाहिए किंतु उन्हें केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं रखा जा सकता। इस संबंध में मैं एक उदाहरण देकर अपनी बात स्पष्ट करना चाहूंगा। श्रमिक कानूनों का संबंध काश्तकारों और कृषि विषयक दोनों को प्रभावित करने वाले कानूनों से है। भारत जैसे देश में निसंदेह इन्हें प्रांतीय विषय माना जाना चाहिए, फिर भी इन्हें सीमित नहीं किया जा सकता। इन्हें केवल प्रांतों का विषय नहीं माना जा सकता। प्रांतीय स्वायत्तता के होते हुए भी इस प्रकार के विषयों पर केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र भी होना चाहिए। दूसरे प्रांतों का यथासंभव पूर्ण स्वायत्तता देने की दृष्टि से भारत के भावी संविधान में केंद्र और प्रांतीय सरकारों के बीच शक्तियों के विभाजन के समय अपरिभाषित शक्तियों को केंद्र में ही नियत किया जाना चाहिए। इस संबंध में दूसरा दृष्टिकोण भी हो सकता है, किंतु हम जानते हैं कि भारत में अलगाव की भावना विद्वान है। यहाँ राष्ट्रीय भावना की तुलना में प्रांतीय में संकीर्ण भावनाएं अधिक प्रबल है। जब हम एक ऐसे भारतीय संघ का निर्माण कर रहे हैं जिसके एककों को पूर्ण स्वायत्तता होगी, हमें भारत को एक मजबूत और संगठित देश बनाने की समस्या का भी सामना करना है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मेरे विचार से शक्तियां केंद्र सरकार में निहित करने से प्रांतों की स्वायत्तता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कनाडा के मामले में प्रिवी काउंसिल की नियामक समिति ने जिस प्रकार शक्तियों के आरक्षण का निर्वचन किया है उसका यह अभिभावी प्रभाव नहीं पड़ा है। इसका अभिप्राय ऐसी शक्तियों से है जिसे विशेष रूप से प्रांतों को आवंटित नहीं किया जाता बल्कि किसी क्षेत्र में आपात रूप में अस्तित्व में आती है। मेरे विचार में
मेरे विचार से इससे प्रांतीय स्वायत्तता बिल्कुल प्रभावित नहीं होगी। प्रांतीय स्वायत्तता के संबंध में दूसरी चीज जिस पर मैं विचार प्रकट करूंगा वह यह है कि अल्पसंख्यकों